हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज का यह वीडियोस आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 20 सब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ। और यह 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि मेजनी कौन था। दोस्तों मेजनी कौन था, और मेजनी कौन था दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। यदि आपको विश्वास नहीं है दोस्तों तो आप क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा, यह बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, तो मेजनी कौन था दोस्तों, तो मेजनी एक साहित्यकार था। ठीक है, मेजनी एक साहित्यकार था दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेजनी एक साहित्यकार था जो 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना कर युवाओं को एकजुट किया और एक नई चेतना का विकास किया। तो देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि 2 नंबर का था। ठीक है, अब 2 नंबर में ना दोस्तों 2-3 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकलेगा। तो देखिए, पहला मेजनी कौन था, तो मेजनी एक साहित्यकार था दोस्तों। मेजनी एक साहित्यकार था। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब दूसरा क्या निकलेगा दोस्तों कि मेजनी ने 1831 में किसकी स्थापना की थी। तो यंग इटली की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, और 1834 में किसकी स्थापना की थी, तो 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, यदि आप दोस्तों इतना लिख देते हैं तो टीचर आपको 2 नंबर दे देगा दोस्तों। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी दोस्तों। तो देखिए लिखा हुआ है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक थी दोस्तों। बाधक था, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद कहाँ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है। जिसने कहा था कि जनता पर शासन करो पर उनकी भलाई नहीं करो। यह किसने कहा था, तो ये दोस्तों इसने ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कहा था दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकलेगा दोस्तों। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर दोस्तों कौन था, तो मेटरनिक था दोस्तों। मेटरनिक था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक दोस्तों। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछता है दोस्तों। ठीक है, यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें से ज़्यादातर जो निकलेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का तीसरा नंबर दोस्तों कि मेटरनिक युग क्या है दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों एकदम वीवीआई है। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जितना सब्जेक्ट क्वेश्चन उसमें सबसे ज़्यादा यही दोस्तों वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। ठीक है दोस्तों, तो मेटरनिक किस पर विश्वास रखता था, तो निरंकुश राजतंत्र पर। ठीक है, और देखिए मेटरनिक का कार्यकाल क्या है, तो मेटरनिक का कार्यकाल 1815 से लेकर 1848 के बीच था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1815 से लेकर 1848 तक के इसी का काल था, इसीलिए 1815 से 1848 तक की ईस्वी को मेटरनिक युग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक है, यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखते दोस्तों हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं गरीब लोग रहते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। देखिए, एक गांव में रहता है ना दोस्तों, गांव में किसान भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं एवं गरीब लोग भी रहते हैं दोस्तों, उसी को सर्वहारा वर्ग कहा है। देखिए, वैसा वर्ग लिख, देखिए सर्वहारा यानी जिसमें सभी आते हैं, तो सर्वहारा देखिए वैसा वर्ग जिसमें किसान आते हैं, मजदूर आते हैं एवं गरीब लोग आते हैं, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब देखो दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं। और खूनी रविवार दोस्तों एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो लगातार पूछ रहा है, तो ये 2025 में आने की संभावना है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं या खूनी रविवार क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन दोस्तों उसका आंसर सही एकदम, दोनों क्वेश्चन भी सेम है और उसका आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई, जिसके कारण 9 फरवरी दोस्तों, कब 9 फरवरी 1915 में लोगों का समूह ने रोटी दो नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए पीटरवर्थ स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे हजारों लाखों लोग मारे गए। इसी घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आ गया। तो कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में। खूनी रविवार कब हुआ था, तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को हुआ था। ये आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों। अब ये ठीक है, ये हो गया। और देखिए, पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, तभी ना जार किसे कहा जाता है, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। तो उसने अपने सेना को क्या कहा कि गोलियां चला दो निहत्थे लोगों पर, तो उसने गोलियां चला दिया, जिससे लाखों हजारों लोग मारे गए। और इसी को दोस्तों खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हो दोस्तों अपना 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी का 1807 ईस्वी में निस नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, निस नामक नगर में हुआ था। ठीक है, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है, कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है, और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी के विचारों का समर्थक कौन था, तो मेजनी के विचारों का समर्थक गैरिबाल्डी था। गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण जीवन जीने लगा। यानी कि जो उसके पास, गैरिबाल्डी के पास जो भी धन था, पैसा था, वो उसने ना राष्ट्र को यानी कि अपने देश को क्या किया, दान कर दिया। और वह साधारण जीवन जीने लगा। और किसके रूप में जीने लगा, तो वह एक नाविक के रूप में, जो नाव चलाता है ना, उसके रूप में वह जीने लगा दोस्तों। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों, इसको भी आप लिख कर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी दोस्तों, वही बताना है। तो देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों का स्थिति अत्यंत दयनीय था। कैसी स्थिति थी, दयनीय था दोस्तों, यानी कि दया करने योग्य। ठीक है, उनके पास पूंजी का अभाव था, यानी पूंजी मतलब पैसा नहीं था उनके पास। ठीक है, पैसा नहीं था, उसका अभाव था दोस्तों। और वे छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती किया करते थे, यानी कि उनके पास एकदम बहुत छोटा छोटा खेत था और उसी में वो खेती किया करते थे। और वो जो खेती करते थे वो बहुत ही पुराने ढंग से किया करते थे, क्योंकि उनके पास आधुनिक मशीनें नहीं थी दोस्तों। ठीक है, और वे कर के बोझ से दबे हुए थे दोस्तों, यानी कि टैक्स से वे क्या हुए थे, दबे हुए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए दोस्तों ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूँ। और इस चैनल पर दोस्तों आपके क्लास 10 के सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलता रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होता है। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो हिंद चिन्ह का अर्थ होता है, हिंद चिन्ह का अर्थ तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना दोस्तों, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस क्षेत्र से है जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में पहला देश आता है दोस्तों, वो है दोस्तों कौन सा देश है। तो देखिए इसमें पहला देश होता है वियतनाम, ठीक है। और दूसरा देश है दोस्तों लाओस, दूसरा देश क्या है लाओस। और तीसरा देश है कंबोडिया। अब बोलेंगे दोस्तों कि हिंद चीन नाम है, तो इसमें चीन क्यों नहीं है। इसमें चीन है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, सिर्फ नाम है, लेकिन इसमें चीन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 देश है। तो 3 देश है दोस्तों, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि, और 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दो। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था दोस्तों। तो चंपारण देखिए, बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा किसानों पर तिनकठिया प्रणाली लागू किया गया था। तो किसके द्वारा किसानों पर तिनकठिया प्रणाली लागू किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। जिसके कारण वहाँ के किसान बहुत ही त्रस्त थे, यानी कि परेशान थे, बहुत ही परेशान थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए और गांधी जी ने चंपारण में एग्रेरियन कमेटी का गठन करके 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था दोस्तों। अब देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये दोस्तों 5 नंबर में पूछता है और 2 नंबर में पूछता है। तो 2 नंबर में पूछेगा तो आप थोड़ा सा कम लिखिएगा, अब 5 नंबर में आएगा तो इसको ज़्यादा लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब इसमें और सब्जेक्टिव तो पढ़ लिया, अब इसमें ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। पहला देखिए कि किसानों पर किसने तिनकठिया प्रणाली लागू किया था। तो यह किसने किया था। तो आपको पता है अंग्रेज किया था दोस्तों, ठीक है, अंग्रेज किया था, ठीक। अब देखिए अंग्रेज किया था। और गांधी जी चंपारण कब गए थे। तो गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में गए थे। कब गए थे, 1917 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी ने किस कमेटी का गठन किया था। तो गांधी जी ने चंपारण में एग्रेरियन कमेटी का गठन किए थे दोस्तों, ठीक है। और उससे तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया उसे क्या किया, उसने कमेटी का गठन करके तिनकठिया प्रणाली को ही पूरा खत्म कर दिया। और यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गांधी जी का भारत में इंडिया में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो पहला सत्याग्रह हुआ तो दोस्तों बिहार में, और बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और चंपारण जिले में कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1917 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का, ठीक है, दांडी यात्रा का कब उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। और दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछेगा। तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। और अंग्रेजों का जो डर था भारतीय में उसको हटाना था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्तों का क्या काम था। तो ईस्ट इंडिया गुमास्तों का क्या काम था। तो
काम निम्नलिखित है, काम निम्नलिखित। पहला काम क्या था? बुनकरों पर नियंत्रण रखना। जो कपड़ा बुनते थे उन पर नियंत्रण रखता था, वे देखते थे कि अच्छे से बुन रहा है कि नहीं, ठीक है। पहला काम था इनका दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या था? बुनकरों से कपड़ा इकट्ठा करना। जो बुन के रखते थे उनसे सब कपड़ा ले आकर रखते थे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीसरा है दोस्तों कि वस्त्र की गुणवत्ता जांच करना, कपड़ों की क्वालिटी चेक करना। क्या? कपड़ों की क्वालिटी चेक करना दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का ये 12 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्लम से आप क्या समझते हैं। स्लम 12 नंबर क्वेश्चन कि स्लम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कब हुई। तो देखिए छोटे छोटे अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल स्लम कहलाते हैं। इसकी शुरुआत औद्योगिकी के कारण हुआ। शहर में रहने वाले श्रमिकों को आवास की समस्या उत्पन्न हुई और उन्हें छोटे छोटे जगहों पर रहना पड़ा। इसी प्रकार स्लम का शुरुआत हुआ। देखिए स्लम क्या है? छोटे छोटे जहाँ गंदी बस्ती होती है ना, उससे ही दोस्तों स्लम कहा जाता है। और स्लम की शुरुआत कैसे हुआ था? तो स्लम का शुरुआत हुआ तो दोस्तों जब लोग गांव से शहर में आए ना, तो शहर में आए तो उनको रहने के लिए नहीं मिला, तो वे छोटे छोटे जगह बनाकर रहने लगे और इसी से स्लम बस्ती का शुरुआत हुआ, ठीक है। इसी से स्लम बस्ती का शुरुआत हुआ दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखें दोस्तों, देखते हैं अपना 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। किसको परिभाषित करना है? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को। तो पहला दोस्तों लघु उद्योग किसे कहते हैं? वैसा उद्योग जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, जो छोटे पैमानों पर किया जाता है उसे लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है दोस्तों, ठीक है। लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ना छोटे छोटे लोग हैं वो अपनी आय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि अब कुटीर उद्योग क्या है। कुटीर उद्योग दोस्तों, कुटीर उद्योग का अर्थ ऐसा उद्योग से है जिनका स्वतंत्र कारीगर स्वयं और अपने परिवार की सहायता से उद्योग को चलाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों में अंतर भी पूछ सकता है दोस्तों, दोनों में अंतर इसी प्रकार लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था में आने वाली ऐसी स्थिति जिसमें तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और कंपनियां दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा का बाजार में कोई कीमत ना रहे, इसी स्थिति को ही आर्थिक संकट कहा जाता है दोस्तों। देखिए आर्थिक संकट क्या है? तो आर्थिक संकट एक बहुत बड़ा ही संकट है दोस्तों। इसमें तीनों आधार यानी कि कृषि उद्योग है ना, जो उसका विकास रुक जाता है, लाखों लोग बेरोजगार हो और कंपनियां दिवाला निकल जाए। दिवाला का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब कंपनियों का घाटा होने लगता है ना, तब क्या करते हैं वे मजदूरों को हटा देते हैं। इसी को दिवाला कहा जाता है, ठीक है। इसी को दिवाला कहा जाता है दोस्तों। और दिवाला निकल जाए और वस्तु और मुद्रा का बाजार में कोई कीमत ना रहे, इस स्थिति को ही आर्थिक संकट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग एशिया से प्रारंभ होकर यूरोप तक जाता था। इस मार्ग से व्यापारी रेशम का उत्पादन करते थे, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दोस्तों मज़ेदार क्लास के साथ, ठीक है दोस्तों।